हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः फिर से आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा अर्थात अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का इस सेशन में दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन में बाल विकास एकदम शून्य से शिखर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात बाल विकास आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो बाल विकास है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बाल विकास के अलावा कोई भी विषय जो भी आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में दे रहे हैं वहाँ जो भी विषय होगा वो पुराना विषय आपको मिलेगा, लेकिन बाल विकास आपके लिए एक नया जो है समस्या खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि आपको बाल विकास से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप बस हमारे टॉपर्स क्लासेस पुपड़ी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा बाल विकास अर्थात पूरा सीटेट मान के चलिए, हम जो है यहीं से आपका कंप्लीट करवा देंगे। बस जैसे जैसे आपको वीडियो मिलता रहे आप जो है वीडियो को देखते रहें और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें बाल विकास जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आपका मनोविज्ञान की एक शाखा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से क्यों ना 2-3 वीडियो में सबसे पहले आपको मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का विकास क्रम समझाते हुए शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फिर उसके बाद आपको शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। आपको पता होगा दोस्तों, फिलहाल जो है जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो रही है उन सभी एग्जामों में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे स्थिति में हम लोग मनोविज्ञान से शुरू करते हुए आपका पूरा बाल विकास जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान के उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले जो आपको बता दें कि दोस्तों सबसे पहले आप सोच के देखिए, अपने भारत में, हिंदुस्तान में जब वैदिक काल था उस समय अपने यहाँ शिक्षा की, ज्ञान की शुरुआत हो चुकी थी। गुरुकुल पद्धति चला करता था, गुरु लोग आश्रम में जो है वो शिष्यों को पढ़ाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे। बस उसके बाद आपको बता दें कि जो वैदिक काल था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास में था। उसके बाद एक विद्वान हुए, एक यूनान में एक दार्शनिक हुए, जिस दार्शनिक का नाम आप सुने होइएगा दोस्तों, सुकरात। क्या नाम बताएं दोस्तों? सुकरात। ये सुकरात जो है वो यूनान के एक दार्शनिक थे। इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास में सुकरात महोदय हुए। और सुकरात महोदय जो है वो शिक्षा पद्धति के पूरे व्यवस्था को ही बदलने का प्रयास किए। इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मनोविज्ञान की जो नींव होती है उन्हें डालने का प्रयास किए। सुकरात महोदय बोले कि देखिए, मनोविज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उस समय तो मनोविज्ञान नाम का अस्तित्व था ही नहीं दोस्तों। सुकरात महोदय बोले कि मनुष्य जो है, मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, वहां पे लोगों को यह समझाया जाता था कि हम लोगों के ज्ञान का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से बस मिलन हो जाए, ये उद्देश्य था। जबकि सुकरात महोदय बोले कि नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तो दूर की बात है, पहले जो है वो मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य को किसके बारे में सोचना चाहिए? तो मनुष्य को अपने आप के बारे में, मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य को अपने आप के बारे में क्या करना चाहिए दोस्तों? सोचना चाहिए। और ये जो कथन है वो आज भी वास्तविक जीवन में क्या है? प्रासंगिक बना हुआ है। कैसे प्रासंगिक बना हुआ? जरा ध्यान से देखिए। क्या बोले सुकरात महोदय? मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। आप सोच कर देखिए दोस्तों, आप एक कहावत सुने होइएगा, इसको रियल लाइफ से जोड़ कर देखिए। कहते हैं ना कि मनुष्य को अपने किरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या है और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा आप करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अपने आप को देखना अगर शुरू कर दीजिएगा तो फिर जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। सुकरात महोदय बोले कि नहीं, मनुष्य जो है उसको किसके बारे में सोचना चाहिए? खुद के बारे में विचार करना चाहिए। सुकरात महोदय के एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो। सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो नाम था। प्लेटो जो है वो किसके शिष्य हुए? सुकरात के शिष्य हुए। प्लेटो का जो टाइम पीरियड था वो भी ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व कैवी सदी दोस्तों?
5वीं सदी से लेकर 4वीं सदी तक, ईसा पूर्व 5वीं सदी से 4वीं सदी तक जो है वो किसका टाइम पीरियड रहा? प्लेटो का टाइम पीरियड रहा। और प्लेटो महोदय जो है वो, प्लेटो महोदय का क्या मानना था? प्लेटो महोदय जो है वो बोले कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर, 3 शब्द दिए। एक तो मनुष्य है, प्रकृति है और क्या है? ईश्वर है। मनुष्य, प्रकृति और आपको बता दें दोस्तों ईश्वर, ये तीनों जो है आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं कि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, इन्हें हम एक दूसरे से विच्छेदित नहीं कर सकते। इन्होंने कहा, आपको पता होगा दोस्तों कि प्रकृति जो है, प्रकृति में 5 तत्व होते हैं और प्रकृति के 5 तत्व से ही मनुष्य का उत्पन्न हुआ है। मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति में 5 तत्व हैं। उस 5 तत्व से क्या बना है दोस्तों? मनुष्य बना है। 5 तत्व आप सुने होइएगा, मिट्टी, जल, वायु, हवा और आकाश। मिट्टी, जल, वायु, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? आत्मा पाया जाता है। और मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव छिपा होता है और इसी भाव के कारण मनुष्य जो है एक परम सत्ता को क्या मान लेता है? ईश्वर मान लेता है। अर्थात प्रकृति अगर नहीं होता तो मनुष्य नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो मनुष्य में आत्मा नहीं पाई जाती, अर्थात आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। आत्मा नहीं होता तो आत्मा में भाव कहाँ से आते? और भाव नहीं होता तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात ये तीनों में से मान लीजिए अगर मनुष्य को हटा दिया जाए तो प्रकृति और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर मान लीजिए हम इधर प्रकृति ईश्वर को ही हटा देते हैं तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति में अभी तक हम लोग 2 विचारधारा देखे। एक तो सुकरात जी का कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, दूसरा सुकरात के शिष्य प्लेटो का कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर जो हैं वो तीनों आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं, इस तरह से गुथे हुए हैं कि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। साथ ही साथ प्लेटो महोदय का एक और बात याद रखिएगा, प्लेटो महोदय नहीं क्या कहते प्लेटो जी? आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। को याद रखना है दोस्तों, आत्मा ही क्या है? वो परमात्मा है। ये बात भी किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों इससे आगे की बात आपको बताते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें प्लेटो के एक शिष्य हुए। प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। तो प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु। और अरस्तु महोदय का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो आप याद रखेंगे 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा। ये किसका टाइम पीरियड है दोस्तों? अरस्तु का टाइम पीरियड है। अरस्तु महोदय जो है, आपको बता दें अरस्तु जी के बारे में कि अरस्तु महोदय का मानना था कि मनोविज्ञान जो है, वास्तव में मनोविज्ञान कुछ और नहीं बल्कि आत्मा का अध्ययन है। यानी अरस्तु महोदय जो है मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में मानते थे। इनका विचार था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। आपको बता दें दोस्तों कि ये आत्मा का अध्ययन किसने कहा मनोविज्ञान को? अरस्तु ने कहा। लेकिन फिर आपको और बता दें कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये अरस्तु ने कहा। लेकिन इसके समर्थक की अगर बात करें, इसके समर्थक कौन कौन हुए, कौन कौन ऐसे और विद्वान थे जो मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार कर रहे थे? तो देखिए अरस्तु के साथ साथ जो है, अरस्तु के अलावा कुछ विद्वान, जैसे आपको बता दें प्लेटो, ये प्लेटो महोदय भी क्या मानते थे? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी मानते थे। प्लेटो के अलावा आपको बता दें हिप्पोक्रेटस, ये हिप्पोक्रेटस जो है ये भी इनका भी मानना था कि हाँ मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का ही विज्ञान है। इसके अलावा आपको और बता दें दोस्तों, एक और विद्वान थे जिनका नाम था, आपको बता दें प्लेटो, हिप्पोक्रेटस और रुडोल्फ गोइकले। क्या नाम था? रुडोल्फ गोइकले। ये रुडोल्फ गोइकले का भी मानना था कि मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन विज्ञान किसे कहते हैं? अर्थात विज्ञान की जो परिभाषा होता है दोस्तों वो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आत्मा जो है वो आप आत्मा को कभी देखे हैं कैसा होता है? आत्मा कभी दिखाई नहीं देता। अर्थात आत्मा का स्वरूप क्या है?
आत्मा कैसा होता है किसी ने नहीं देखा है। आत्मा जो है वो है कैसा, किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे दोस्तों कि आत्मा के अध्ययन की जो विचारधारा थी वो समाप्त हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज लेते हुए आपको बताते हैं आगे हुआ क्या। दोस्तों आपको बता दें कि 322 लगभग चौथी आपको बताएं दोस्तों, ये जो अरस्तु जो बोल रहे थे, क्या सिद्धांत दिया अरस्तु महोदय? अरस्तु महोदय के सिद्धांत को तो आप समझ गए कि अरस्तु महोदय बोल रहे हैं। सबसे पहले बात बताएं कि मनोविज्ञान को क्या बोल रहे हैं? आत्मा का अध्ययन बोल रहे हैं। मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कह लीजिए या आत्मा का अध्ययन कह लीजिए। कौन कह रहे हैं ये बात? अगर आपसे पूछ ले आत्मा का विज्ञान वाला सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया या इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आप तो सिंपल सा बता दीजिएगा ना, कौन थे इसके प्रतिपादक? अरस्तु थे। लेकिन मुद्दा है कि इसका विरोध क्यों किया गया बाद में? आपको पता है ना कि जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इसका विरोध किया गया। तो विरोध होने के क्या कारण थे, क्या लॉजिक था विरोध होने का? देखिए दोस्तों, विरोध होने का जो कारण था वो आप समझने का एक बार कोशिश कीजिए। आत्मा के अध्ययन का जो विरोध हुआ वो क्यों हुआ? देखिए यहां हम आपको लिख देते हैं, समझा देते हैं कि आत्मा के अध्ययन का विरोध क्यों हुआ। आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का विरोध, मनोविज्ञान का विरोध के कारण, देखिए क्या क्या कारण था दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए। आत्मा के अध्ययन के रूप में जो मनोविज्ञान को माना गया, इसका विरोध करने का क्या क्या कारण था दोस्तों? सबसे पहला कारण जो आप देखेंगे वो क्या था? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए आत्मा कैसा होता है, यानी आत्मा जो है वो है क्या? किसी को नहीं पता कि आत्मा क्या है। तो आत्मा किसी को नहीं पता कि आत्मा क्या है, इसीलिए आत्मा के अध्ययन को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आप देखें आत्मा को कभी, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है नहीं पता होगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का वजन कितना होता है, इत्यादि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के कारण, जवाब नहीं मिलने के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में जो है वो जो मान्यता था वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें एक दूसरा विद्वान आए जो कि आपको बता दें, आप सबसे पहले एक बार ये देखिए दोस्तों, हम मनोविज्ञान जो बता रहे हैं आपको पता होगा कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? सबको पता होगा। मनोविज्ञान जो है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का स्पेलिंग तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा दोस्तों, किससे होता है? पी से शुरू होता है। आप कहोगे सर साइकोलॉजी तो एस से शुरू होना चाहिए, नहीं, पी से होता है, PSYCHOLOGY। ये साइकोलॉजी का क्या होता है? स्पेलिंग होता है। अब से हम पूछ रहे हैं दोस्तों, ये बताइए कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपको बता दें दोस्तों, मनोविज्ञान जो है उसके लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो विद्वान किए थे उनका नाम था रुडोल्फ गोइकले। क्या नाम था दोस्तों? रुडोल्फ गोइकले। रुडोल्फ गोइकले जो है आपको बता दें दोस्तों 1590 ईस्वी में, कब की बात बता रहे हैं दोस्तों? 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकले के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया दोस्तों, जिस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। कौन सा पुस्तक लिखा गया? साइकोलॉजिया। ये साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखा है? रुडोल्फ गोइकले ने लिखा है। कब लिखा? 1590 ईस्वी में लिखा। और इस साइकोलॉजिया जो पुस्तक है दोस्तों, साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान के लिए किस शब्द का यूज किया? साइकोलॉजिया जो पुस्तक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं दोस्तों, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है दोस्तों, इस साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? साइकोलॉजी शब्द।
और आपको बता दें दोस्तों, ये जो साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा, किस भाषा, आपको बता दें लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा, आप जो भाषा कहिए, लैटिन भाषा या फिर इसी को आप ग्रीक भाषा भी कह सकते हैं दोस्तों, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का दोस्तों दो शब्द है। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों, फिर आपको समझाते हैं। साइकोलॉजी जो है लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक जो है आपका, एक जो आपका है दोस्तों वो है जरा ध्यान से देखिएगा, एक है साइकी, क्या है, साइकी, और एक है दोस्तों लोगस, साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस के मिलने से क्या बना है दोस्तों, तो साइकी प्लस लोगस के मिलने से जो बना है दोस्तों उसका नाम है साइकोलॉजी। साइकी प्लस लोगस के मिलने से क्या बना, साइकोलॉजी बना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि ये साइकी का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इस साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या बताएं कि मनोविज्ञान जो है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस के मिलने से साइकोलॉजी बना है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोइकले के द्वारा 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया गया। साइकोलॉजी जो है वो दो लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द या इसी को यूनानी भाषा का शब्द भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लैटिन या ग्रीक भाषा जो है दोस्तों ये यूनान देश में चलता है। एक तो साइकी प्लस लोगस दोनों के मिलने से क्या बना, साइकोलॉजी बना। साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, साइकोलॉजी कहलाता है, अर्थात मनोविज्ञान कहलाता है। अब आइए दोस्तों आगे आपको बताते हैं क्या हुआ। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें, ये जो मनोविज्ञान है, आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले कि बताइए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, किस मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, प्राचीन मनोविज्ञान जो है उसका जनक किसे कहते हैं। तो प्राचीन मनोविज्ञान जो है, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछे तो आपको बता दे दोस्तों, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, एक विद्वान है, नोट में आप लिख लीजिए दोस्तों, एक विद्वान हुए जिस विद्वान का नाम था कॉल सैनिक। क्या नाम था उनका दोस्तों, कॉल सैनिक एक विद्वान हुए। नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, नोट में आपको लिखवा देते हैं, पहले समझ लीजिए। आपसे पूछे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु महोदय को कहते हैं। लेकिन एक कॉल सैनिक विद्वान हुए, कॉल सैनिक विद्वान का मानना था कि नहीं, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु नहीं है, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक उन्होंने प्लेटो को माना है। तो किसके अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को माना जाता है, कॉल सैनिक के अनुसार। देखिए दोस्तों नोट लिखे, नोट, ये नोट दोस्तों आपको याद रखना है। ये नोट न जाने कितने का होगा दोस्तों। नोट क्या है दोस्तों, नोट ये है कि प्राचीन मनोविज्ञान जो है उस प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं, कॉल सैनिक महोदय जो है, कॉल सैनिक, कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, प्लेटो को माना गया है, प्लेटो को माना गया है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। सीधा पूछे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। लेकिन कॉल सैनिक का नाम दे दे दोस्तों कि कॉल सैनिक के अनुसार, किसके अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया, प्लेटो को कहा गया। कॉल सैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्लेटो है। वैसे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। देखिए दोस्तों आगे हुआ क्या, आगे जो है दोस्तों बाद में आपको पता है
कि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं देखा गया। कहा कि नहीं, आत्मा जो है उसका स्वरूप का आइडिया नहीं है, आत्मा कैसा होता है ये पता नहीं है, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, तो आत्मा को हम मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में कैसे स्वीकार करें। तो वैसे स्थिति में एक विद्वान हुए, जो इस विद्वान का नाम दोस्तों था, क्या नाम था दोस्तों, पंपोनोजी। आप याद रखेंगे नाम दोस्तों, पंपोनोजी। एक मिनट रुकिए दोस्तों, देखिए दूसरा जो विद्वान हुए उनका नाम क्या था, पंपोनोजी। ये जो पंपोनोजी है, ये पंपोनोजी महोदय क्या कहते हैं, पंपोनोजी महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है। तो पंपोनोजी महोदय के अनुसार मनोविज्ञान को कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क, मन कह लीजिए या फिर क्या कहेंगे दोस्तों, मस्तिष्क का विज्ञान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, किसने कहा था मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, पंपोनोजी ने कहा था। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बताएं कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये बात किसने कहा, पंपोनोजी ने कहा। अब पंपोनोजी ने जो ये बात कह दिया तो आपके मन में दो क्वेश्चन आएगा दोस्तों। एक तो क्वेश्चन ये है कि मन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि मस्तिष्क क्या है। क्या मन को ही मस्तिष्क कहते हैं या मन या मस्तिष्क में कुछ अंतर भी होता है। देखिए दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना, हर कुछ आपको एकदम बेसिक से बताते हुए चलेंगे। एक पहला शब्द तो मन है दोस्तों, दूसरा मस्तिष्क है। आपको पता होगा दोस्तों, ये विचारधारा भी ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था दोस्तों, क्योंकि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। क्या मन को आपने देखा है, किसी ने नहीं देखा। क्या मस्तिष्क को किसी ने देखा है, नहीं देखा। क्या मन पर शोध संभव है, रिसर्च संभव है, नहीं संभव है। मन जो है दोस्तों, आपको बता दे, मन का जो मतलब होता है दोस्तों, मन बोलते हैं दिल को। मन किसे कहते हैं, दिल का मतलब हुआ कि मन है। और मस्तिष्क मतलब क्या होता है दोस्तों, दिमाग होता है। हालांकि मन और मस्तिष्क दोनों के लिए अंग्रेजी में माइंड शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों, लेकिन मन का मतलब दिल से है, मस्तिष्क का मतलब दिमाग से है। आपको पता होगा दोस्तों, बाद में ये जो पंपोनोजी बोले थे मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इस सिद्धांत को भी ठुकरा दिया गया, इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कहा गया मन, किस मन की आप बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपको पता है मन जो है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता हो तो बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों कि मन जो है वो कितने प्रकार का होता है। आपको पता होगा, बाद में सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान आए, उन्होंने मन के जो है 3 प्रकार बताए। मन के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। आपको पता है क्या मन के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं। आइए दोस्तों, आपको तीनों प्रकार बताते हैं। देखिए, मन जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, आपको बता दे, सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं चेतन मन। कौन सा मन, चेतन मन। दूसरा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं अर्ध चेतन मन। चेतन मन, अर्ध चेतन मन, चेतन मन, फिर अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, तीसरा जो है वह अवचेतन मन, अवचेतन मन। तो मन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का। पहला कौन सा बोले, चेतन मन। पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अवचेतन। अब देखिए, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, मन को क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। मस्तिष्क को ही माइंड बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन को क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को नॉन कॉन्शियस माइंड। जैसे मान लीजिए कुछ आपको पढ़ा दिए, जो बोले वो आपको याद रहा कल, मतलब ये आपके चेतन मन में चला गया। जो आपको पढ़ाए, कल आपसे पूछेंगे बुआ बता कल क्या पढ़ाए थे, आप बोले सर कुछ याद है, कुछ नहीं सुना पाइएगा, मतलब वो आपके अर्धचेतन मन में चला गया। जो बताए थे सब कुछ अगर आप भूल गए, मतलब वो आपके अवचेतन मन या अचेतन मन में चला गया दोस्तों। तो बाद में मुद्दा उठा कि आप किस मन की बात कर रहे हैं, चेतन मन की, अर्धचेतन की, अवचेतन मन की। अब मन को किसी ने देखा है क्या, आपने देखा है मन कैसा होता है, काला या गोरा, नहीं देखे है ना, तो मन पे शोध संभव ही नहीं है। इसके अलावा मन 2 प्रकार का और होता है दोस्तों, एक होता है आंतरिक मन, एक होता है बाह्य मन।
आंतरिक मन और बाह्य मन। जैसे आपको पता होगा कोई काम अगर आप करना चाहते होइएगा तो एक मन तो करता होगा कि कर लेते हैं, एक मन करता होगा ना नहीं करेंगे, बाद में ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। यानी एक मन आपका कहेगा कर ले, एक मन कहेगा न कर। यानी एक तो अंदर से कुछ और मन करेगा, बाहर से कुछ और मन करेगा। इन सब मुद्दा को देखते हुए बाद में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी स्वीकार्यता नहीं दिया गया दोस्तों, और बाद में जो है फिर मनोविज्ञान का दूसरा विचारधारा आया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसके बाद मनोविज्ञान को क्या कहा गया। आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है इसका एक बार पुनः दोबारा इसको देख लीजिए, इसका नोट्स बनाते रहिए। आप जो है अच्छा सा कॉपी खरीद लीजिए दोस्तों, और 3-4 कलर का पेन रख के सबका नोट्स बनाते रहिए, ठीक से अध्ययन करते रहिए। एक बार देखिए दोस्तों क्या क्या आपको बताए हैं। देखिए दोस्तों जो आपको आज हम पढ़ाए हैं एक बार हम आपका रिविजन करवा देते हैं, फिर आपको जो है आज का क्लास जो है वो खत्म कर देंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको जो बताया दोस्तों, बताया मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ। बताया देखिए सुकरात जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में थे, उन्होंने कहा मनुष्य को किसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। फिर प्लेटो महोदय आए, वो बोले कि नहीं, मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर जो है तीनों आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। ये प्लेटो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। देखिए दोस्तों अगला पेज में जो आपको बताएं कि अरस्तु महोदय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। इसके समर्थक कौन थे, प्लेटो, हिप्पोक्रेटस और रुडोल्फ गोइटले। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों कि आत्मा के विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने दिया। लेकिन बाद में आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकारता क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने के कारण मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकारता नहीं दिया गया। उसके बाद आपको बताएं दोस्तों कि मनोविज्ञान जो है उसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, रुडोल्फ गोइटले ने किया। कब किया, 1590 ईस्वी में किया। किस पुस्तक में किया, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया। ये जो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किया गया। साइकोलॉजी शब्द जो है 2 लैटिन, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द साइकी प्लस लोगस के मिलने से साइकोलॉजी बना है, जिसमें साइकी का अर्थ तो आत्मा होता है, लोगस का अर्थ अध्ययन करना होता है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या बताएं, इसके बाद बताएं कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। आपको नोट करके बताएं दोस्तों कि कॉलसैनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को न मान के किसको माने हैं, प्लेटो को माने हैं। फिर आपको बताएं दोस्तों उसके बाद जो अगला विद्वान आए जिनका नाम था पंपोनोजी, और पंपोनोजी कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन क्वेश्चन ये उठने लगा दोस्तों कि मन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क मतलब क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें मन मतलब दिल होता है और मस्तिष्क का मतलब दिमाग होता है। फिर क्वेश्चन उठा कि मन जो है वो तो अमूर्त होता है, मन तो दिखाई नहीं देता, मन पे शोध कैसे किया जा सकता। किस मन की बात कर रहे थे पंपोनोजी साहब, चेतन मन की, अर्ध चेतन मन की, कि अवचेतन मन की इत्यादि। के बाद आपको क्या बताएं दोस्तों कि इस सब प्रश्नों को लेकर विवाद छिड़ गया, और तब जाकर जो है कहीं ना कहीं कुछ और विद्वान आए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों इसके बाद कौन सा विद्वान आए और उन्होंने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक जो है इसका ठीक से नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा वक्त मिले तो पढ़ते भी रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।